तो ये जो चीज है ये कुछ ऐसी है, सपोज एक हमारे पास में एक ऐसा है ना, ये है रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक है, इसका तुमको रेडियस दिया हुआ है सपोज आर, स्मॉल आर, ओके, और इसके ऊपर हमने थ्रेड बांधा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे और यहाँ पे ये कुछ ऐसे, तो बताओ अभी क्या होगा। अगर मैं इसको सिर्फ इतना छोड़ दूं तो क्या मेरा सिलेंडर नीचे रॉड रहेगा, ये तुम्हारा बार, हाँ सर। ये ऐसा करेगा ना, जब तुम किसी चीज को बांध देते हो ऐसे, तो फिर वो मतलब कि अनवाइंड होती है ना, नीचे आती है। और इसी के अंदर क्या कर रखा है कि अंदर एक डिस्क को ऐसे बांधा, ये जो है ना डिस्क, ये इसके ऊपर मतलब अटैच्ड है ऐसे। तो अगर तुम्हारा जो रॉड अगर घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जैसे कि इट्स लाइक योर व्हील, ठीक है। तो अगर एक व्हील को तुमने किसी पाइप के अंदर फंसाया हुआ है, तो तुम पाइप को रोटेट करोगे तो तुम्हारा व्हील है वो भी रोटेट करेगा। अब इसने क्या बोला है कि ये हाइट कैसी है, सेम है, ये यहाँ पे ही रह रहा है। तो बताओ ऐसा पॉसिबल कब है। सपोज तुम्हारा जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग तुमको दिया हुआ है, वो अगर सपोज कांस्टेंट है, मतलब कि ऐसे ऊपर फिक्स किया हुआ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये चीज यहाँ पे स्टेशनरी रहे। नो सर। नहीं। तो मैंने अज्यूम किया सपोज यहाँ पे लग रहा है टेंशन टी, तो यहाँ भी कितना लगेगा टी, है सिमेट्री से बोल सकते हैं। और नीचे की तरफ हमारे पास है कितना लगेगा मास, वो क्या बोलते हैं फोर्स, लिखा है मास, जी सर। of inertia of the arrangement is either tension in the thread is this, तो E तो सपोज इसका मास भी m है और सपोज इसका मास भी m ही मान लो एक बार के लिए, अगर हमको दिया बनी है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो एक्सेलरेशन रॉड का होगा वही इसका होगा, इसको अनवाइंड होके कहाँ पे आना पड़ेगा, नीचे या ऊपर, नीचे। तो अगर मुझे इसको स्टेशनरी रखना है तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो दोनों जो पॉइंट हैं ये इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2t माइनस 2mg इक्वल टू 2m इंटू ए, इक्वेशन 1। ठीक है, यस हाँ भाई। सर। और अब मैंने इस वाले एक्सिस को, ये वाला एक्सिस जो मैंने एक अभी बनाई है, ये लाइन ना रॉड के बीच में से जाती हुई और डिस्क के सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट में मैंने लिखा टॉर्क। तो इसके अबाउट में टॉर्क लिखोगे तो mg का टॉर्क तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो उसी से पास हो रहा है सेंटर। तो किसका टॉर्क आएगा, टेंशन का। तो टी इंटू कितना डिस्टेंस है, आर, टी इंटू आर प्लस टी इंटू आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई अल्फा। तो क्या बन जाएगा, 2t r इक्वल टू आई अल्फा। तो अब जो तुम्हारा ये जो रॉड है, इसका यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन है ए सेंटर ऑफ मास, और जो पॉइंट तुम्हारा नीचे की तरफ आने वाला है, इसने बोला स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग है उसका यहाँ की तरफ कितना बनेगा, अल्फा इंटू आर, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट में तो अगर इस पॉइंट को मैं जीरो, तो क्या हो जाना चाहिए, ए सी ओ एम इक्वल टू अल्फा इंटू आर, बस हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही ऐसा दिया हुआ है, अगर वो तुमको डायग्राम बना के दे देता तो अपने आसानी से हो जाता है। यस सर। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन शायद ऐसा ही एक और भी था, सर ये वाला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर J23, J20,
हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। सर वो ए सेंटर ऑफ मास ऊपर कैसे होगा? भाई क्योंकि मुझे उसने बोला ना कि मुझे इस रॉड को हॉरिजॉन्टल में रखना है, तो हॉरिजॉन्टल में रखने के लिए मुझे पता है कि रॉड जो है रोल होके नीचे ही आएगा, तो अगर मुझे उसको उसी हाइट पे रखना है तो मुझे स्ट्रिंग को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर और तुम्हारा मतलब कि जो मैं अल्फा आर है वो नीचे की तरफ, ताकि उन दोनों का रिजल्टेंट कितना बन जाए, 0। ओके सर। अब देखो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन, जैसे सपोज ये हमारे पास में एक ये है रूफ है, ठीक है, एक रॉड है, इस रॉड का मास m, लेंथ l, इस रॉड को 2 स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है ऐसे, और ये एंगल तुमको दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, ये हमारे पास में स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, तो तुमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड टेंशन इन ईच स्प्रिंग, ठीक है, ये तो हो गया पार्ट 1। फिर पार्ट 2 आएगा, नाउ सर स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग नाउ S2 इज कट, अब मैंने S2 को क्या कर दिया, काट दिया। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये हमको फाइंड करना है। तो जो पहला पार्ट है वो तो आसान है, हाँ भाई, पहला पार्ट तो आसान ही है ना, कैसे करोगे। तो हमने स्टार्ट किया, हमने बोला कि सपोज ये हमारे पास में रॉड है, इसके ऊपर एक तो यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन T, ठीक है, एक टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा T। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वल टेंशन होगा दोनों में? हाँ सर। क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है ना, स्प्रिंग भी एक जैसी है, रोड भी यूनिफॉर्म है, सेंटर ऑफ मास भी सेंटर है, इन दोनों के एंगल भी 30-30 बन रहे हैं। अब देखो इसके ऊपर इसका एफबीडी बनाते हैं, यहाँ की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, mg, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, T sin 30, इसका वर्टिकल कंपोनेंट T sin 30, तो अब क्या बन जाएगा, 2T sin 30 शुड बी इक्वल टू mg। तो हमारा टेंशन का वैल्यू कितना आएगा, mg। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर सबको, हाँ भाई। यस सर। कोई भी भाई किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं एकदम स्लो करवा रहा हूँ, ये चीज बहुत मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है, तो आराम से करते हैं। सर एक बार क्वेश्चन पे स्क्रॉल अप करो ना। क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l, ठीक है, उसको ऐसे मैंने 2 स्प्रिंग के साथ में अटैच किया हुआ है और एंगल 30-30 बन रहे हैं दोनों के। तो पहला पार्ट तो ये था कि फाइंड टेंशन इन ईच स्प्रिंग। अब हमने क्या किया कि जो मैं S2 थी उसको कट कर दिया, फिर निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये तो पार्ट ये था 1 जिसके अंदर दोनों स्प्रिंग लगी हुई हैं, तो मैंने बोला कि बाय सिमेट्री आई कैन से दैट फोर्स विल बी सेम इन बोथ द स्प्रिंग। फिर मैंने कंपोनेंट करके उनको को बैलेंस कर दिया वर्टिकल फोर्स को, मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। सही है,
हाँ भाई, हाँ अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सो गए क्या सब Yes, लोग? sir. बताओ। देखो समझ में नहीं आया तो बोल देना, और समझ में आया है तो बोलोगे सर समझ में आ गया, नहीं आया तो बोल दो सर नहीं आया, फिर से बता दूं। अब नाउ पार्ट 2, क्या बोल रहा है उसने? नाउ S2 इज कट। अब बताओ, जब किसी स्प्रिंग को ना कट कर देते हैं तो क्या होता है? टेंशन 0. जिस स्प्रिंग को मैंने काटा है, जिस स्प्रिंग को मैंने काटा है उसका टेंशन कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुकी है अब ना। अब तो हमारे पास बस ये अपना एक ही बचा है। और मैं इस वाली स्प्रिंग के बारे में क्या बोल सकता हूँ? टेंशन वैसे ही स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है, याद है? हाँ, स्प्रिंग जो होती है उसका फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है। तो इसके अंदर जो फोर्स है उस वाले इंस्टेंट पे कितना रहेगा? mg ही रहेगा। ये एंगल कितना रहेगा? 30 रहेगा। इसके सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स लगेगा? mg ही लगेगा। बस इतने फोर्स ही लग रहे हैं, और कोई फोर्स लग रहा है? बताओ। हाँ भाई। नो सर। नो सर. नहीं। तो No, अब देखो, sir. अब मैं कंपोनेंट करता हूँ। ये मेरे पास में रॉड है, ठीक है? इसके ऊपर यहाँ क्या फोर्स लग रहा है? mg। अब मैं इसे mg के कंपोनेंट कर लेता हूँ। जो ऊपर वाला है ना अपना स्ट्रिंग वाला टेंशन, उसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin 30 ना, तो ऊपर बन जाएगा mg/2, ठीक है? और यहाँ की तरफ क्या आएगा? कंपोनेंट आएगा mg cos 30. ये आ जाएगा, राइट? अब बताओ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। तो x हमारे पास में कितना है? √3 mg/2। तो ये बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। तो यहाँ पे ax की वैल्यू क्या बन जाएगी? √3/2 g। ठीक है? सर एक बार बता सकते हो ये अपने fx वाला पार्ट क्यों किया? अरे भाई, मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लग रहे हैं ना, वर्टिकल में भी है हॉरिजॉन्टल में भी है, तो मैंने उस Okay, फोर्स के कंपोनेंट ना कर लिए दो, एक में x में कर लिया, एक y में कर लिया। ओके तो सर. अपना तो मैं हॉरिजॉन्टल में तो एक ही फोर्स है, तो हमारे पास में एक ही चीज बन गई, इक्वेशन 1। अब मैं बात करता हूँ y की। y के अंदर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो mg लग रहा है, और ऊपर कितना लग रहा है? mg/2। मैं लिखूंगा Fy क्या बन जाएगा? mg माइनस mg/2 इक्वल टू की वैल्यू क्या बन जाएगी? g/2, इक्वेशन 2। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना बन गया? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g/2 अबे नहीं ना यार, सर वो भी तो पूरा है, मतलब y का पूरा बता लिखोगे ना यार। तो लिखोगे √3/2 g का स्क्वायर प्लस g/2 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा पार्ट 1 हो गया कि हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, मतलब जिसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? टॉर्क इक्वल टू, ये होती है ना इक्वेशन। हाँ सर अब देखते हैं, बताओ कौन से पॉइंट के अबाउट में लेंगे टॉर्क? ए के अबाउट में, सी के अबाउट में, बी के अबाउट में? C में ले लो. सी। क्योंकि अगर मैंने पॉइंट ए के अबाउट में टॉर्क लिया तो ए पॉइंट का भी एक्सेलरेशन है, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन है, अगर मैं उसके अबाउट में टॉर्क लूंगा तो मुझे सूडो फोर्स का भी लेना पड़ेगा टॉर्क, ठीक है? और सब पॉइंट का एक्सेलरेशन है, तो मैं बोलूंगा कि टॉर्क अबाउट COM मैं लूंगा, और मैं लिखूंगा I अबाउट COM इनटू अल्फा। अगर मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क लिखा
ऑल्दो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन है, लेकिन मैं जो भी सूडो फोर्स लगाऊंगा वो भी सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और उस फोर्स का कितना हो जाएगा टॉर्क, 0। इसलिए सेंटर ऑफ मास इज द बेटर ऑप्शन। चलो लिखते हैं कितना टॉर्क आएगा। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में बताओ कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का। रॉड का मास m है, लेंथ है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ml square by 12 ml square by 12। तो मैंने लिख दिया ml square by 12 into अल्फा। अब मुझे बताओ टॉर्क, अगर मैं यहां बैठा हूं तो कौन से फोर्स का टॉर्क आएगा, स्प्रिंग वाले फोर्स का, बस। ठीक है, ओके। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, mg। ठीक है, हमको क्या चाहिए होता है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है l/2। तो बताओ जो हमारा परपेंडिकुलर अपना डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये l/4। ठीक है ना, वो एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो l/4 बन जाएगा। तो मेरे पास टॉर्क आएगा mg इंटू l/4। ये बन गया टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, m से f कट गया 3। ठीक है, तो हाँ भाई क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू 3g/l, 3g/l। ये हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन बन गया ऑफ द रॉड। ठीक है, अरे समझ में आया। हाँ सर। अथर, यस किरण कहाँ है, यस सर। समझ में आ रहा है, हाँ सर। गुड। अब सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड, सर ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन था वो ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में था ना। बेटा मैंने क्या बताया था, एंगुलर एक्सेलरेशन तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अच्छा हाँ, वो सेम ही आएगा, पूरे ऑब्जेक्ट का सेम ही रहेगा सर। सेम ही रहता है ना, सर्कुलर पैरामीटर तो चेंज नहीं होते। अब मुझसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, बताओ। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करो अब तुमको क्या पता है, तुमको पता है कि ये सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है ए वाई, यहाँ की तरफ है ए एक्स। ठीक है, और तुमको इस पॉइंट के अबाउट में अल्फा पता है, वो अल्फा ऐसा है, ऐसे वाला। तुमको अल्फा पता है 3g/l। तुमसे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मैंने पूछा है, बताओ क्या करोगे। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, सर ax प्लस अल्फा इंटू आर माइनस ए वाई हो जाएगा। तो हमको सब कुछ दिया हुआ है, हमको ए एक्स भी पता है, हमको अल्फा भी पता है, सब पता है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा भाई, एक मिनट सर। तो पहले देखो जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठा है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो ऊपर की तरफ आएगा कितना बन जाएगा, अल्फा इंटू l/2, है ना। अब अगर मुझे अपना ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये पॉइंट ए है, इसका ऊपर की तरफ तो कितना हो गया, अल्फा इंटू l/2। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को उससे मैंने ऐड कर दूं रेफरेंस फ्रेम को, तो ये बन जाएगा ए वाई और ये बन जाएगा ए एक्स। तो ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब मुझे अल्फा की वैल्यू पता है क्या आएगी, बताओ अल्फा क्या है, 3g/l। हाँ 3g/l। उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं l/2 से तो कितना आएगा 3g/2, और ये इसका नीचे की तरफ कितना है g/2। तो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ की तरफ √3/2g और ऊपर की तरफ g। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बन जाएगा बेसिकली g² प्लस √3/2 g²।
तो ऐसे तुम रॉड के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। हाँ वो अल्फा एल्फा टू ऊपर क्या बोल रहे हो फिर वो अल्फा एल्फा टू ऊपर वो कैसे फाइंड कर। यार? बताओ ना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, अगर ये रॉड मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर या नीचे? है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मतलब कि ऐसे अपने घूमेगा ना ऊपर, ये वाला यो। तो इस पॉइंट का एकदम ऊपर अल्फा इंटू आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास को रोटेट होगा और तो उसको ऐड कर देंगे अपने पास है वेक्टरली, क्योंकि पहले मैंने सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकाला और फिर मैं सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को वेक्टरली उसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, वो तुमसे से कोई भी रैंडमली चीज बोल देंगे कि बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो किसी का भी पूछ सकते हैं। इस चीज के अंदर कंस्ट्रेंट क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रेंट क्या था, बताओ। सर जो स्प्रिंग में टेंशन रहता है वो इमीडिएटली चेंज नहीं हो जाता। तो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज नॉट इम्पल्सिव। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको mg लिखा था और पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर डाला। ठीक है, अब सपोज मैं तुमको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। सर इसी क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग की जगह स्ट्रेंग रहता तो फिर जैसे यस, ही एक स्प्रिंग हाँ कटती हाँ, वो मैं एकदम सीधा हो जाता ना। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं नहीं, एकदम से सीधा नहीं होगा। जैसे सपोज तुम्हारे पास में एक स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट, मास m दिया हुआ है, साइड तुमको दिया हुआ है l। ठीक है, इसको मैंने दो स्ट्रिंग से बांधा हुआ है ऐसे। स्ट्रिंग, ठीक है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया A, ये पॉइंट मैंने बोल दिया B, ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये मेरे पास में S1 है, ये मेरे पास में S2 है। तो पार्ट 1, फाइंड टेंशन इन S1 एंड S2। बताओ क्या आएगा? पहले जब तक मैंने स्ट्रिंग को काटा नहीं है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन स्ट्रिंग S1 एंड S2? क्या आएगा? अबे ये तो आसानी है। अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको दो स्ट्रिंग से मैंने हैंग किया हुआ है, कितना आता है उसके अंदर टेंशन? समझे ना? माइक ऑन करो। यस सर। हाँ सर। समझे ना? हाँ सर। यस बेटा, S1 एंड S2। mg/2। mg/2। यस भाई, हमको पूरा एफबीडी बनाना है, फोर्स को अपने बैलेंस करना है। तो मैंने बोल दिया कि सपोज ठीक है, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऐसे लगने वाले हैं। सपोज ये भी टी है और ये भी टी, क्यों? सब कुछ यहाँ सिमेट्रिक है। और यहाँ पे क्या लगेगा? mg। तो मैं क्या बोलूंगा? t प्लस टी इक्वल टू mg। तो मेरे पास में t का वैल्यू कितना बन जाएगा? mg/2। दिस बाय माय पार्ट 1। तो मैंने लिख दिया mg/2, mg/2। ओके, अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 इज अ ट्रिकी वन। अब मैंने S1 को काट दिया, नहीं किसको काट दिया? S2 को काटा है ना। ठीक है,
S2 कट कर दिया तो S1 का क्या होगा? सर टेंशन चेंज हो जाएगा उसका। तो ये तो है ही नहीं, अब ये तो खत्म हो चुका है। लेकिन इसके अंदर जो टेंशन है अब वो mg नहीं रहेगा, बिकॉज इसका फोर्स इंपल्सिव फोर्स होता है ना, वो एकदम से चेंज हो जाएगा। तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो फोर्स है वो mg/2 रहेगा। अब मुझे क्या पता है कि फोर्स कितने लग रहे हैं, मुझे पता है सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा, mg। ऊपर क्या लग रहा है इस पे, p। बस, क्या इसके अलावा कोई फोर्स है पूरे सिस्टम पे? रियल फोर्स की बात कर रहे हैं, सूडो फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कोई फोर्स है? नो सर। नो सर। नहीं। तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूं अभी? हाँ, फॉर सेंटर ऑफ मास ax क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई फोर्स ही नहीं है, मेरा mg फोर्स भी है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन भी ऊपर लग रहा है। पहले वाले केस के अंदर मेरे पास में टेंशन का कंपोनेंट आया था हॉरिजॉन्टल में, इसलिए मेरे पास एक्सेलरेशन था। अब तो होगा ही नहीं, क्यों? नो फोर्स इन x डायरेक्शन। वर्टिकल में कितना आएगा भाई? हाँ सर g माइनस सर p बाय, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा फॉर y डायरेक्शन, तो मैं लिखूंगा mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए वाई। सही है, इक्वेशन 1। हमको देखो, अब इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन एक ही है, लेकिन मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, 2। ना ही मुझे ए वाई पता है, ना ही मुझे ये पता है, क्या बोलते हैं, टेंशन पता है। कोई बात नहीं। अब और देखो, इसके अलावा सिस्टम में और क्या हो रहा होगा? क्या ये सिस्टम रोटेशन। रोटेट करेगा? क्योंकि देखो ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, टेंशन यहाँ लग रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो सिस्टम जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिस्टम पे टोटल टॉर्क जो है वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बताओ, अगर मैंने इस पॉइंट के अबाउट में लिया टॉर्क, मैंने लिया टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्यों लिया, किसी और के अबाउट में क्यों नहीं लिया? सूडो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब टॉर्क सूडो 0 हो जाएगा फोर्स, उसका। यस। क्योंकि भाई अगर सूडो फोर्स लगेगा तो वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो लगने दो, उसका टॉर्क 0 बन जाएगा। देखते हैं अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट में इसका आएगा टॉर्क है टेंशन का, तो ये लग रहा है टेंशन, टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन से इसका जो मेरा डिस्टेंस है वो मास के अबाउट। बताओ, एक स्क्वायर शीट ऐसी होती है ना, ये इस सर आपकी एक्सिस के आवाज अबाउट पूरी कट गई थी, आप एक अंदर बार कितना, वापस बोल सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सर, स्क्वायर आवाज शीट, ब्रेक हो। हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर शीट के सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, देखो मैंने नीचे अपना डायग्राम भी बना दिया। क्या आया था, हमने फाइंड किया था, याद है? स्क्वायर बाय 12 ही था शायद। ml²/6। अरे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस लाइन के अबाउट में कितना होता है अपने ml²/12, इस लाइन के अबाउट में ml²/12। तो जब उन दोनों को वो कर दोगे ना, ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा ml²/12 इंटू अल्फा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, t इक्वल टू क्या आएगा, एल से एल कैंसिल, सर m/6। ml²/6 अल्फा आएगा ना? अच्छा, ml²/6, हाँ वहाँ पे 6 लिखा, यहाँ क्यों 12 लिख दिया? तो ml²/6 इंटू अल्फा, तो ये बन जाएगा 3, है ना? तो ml/3 इंटू अल्फा, ये इक्वेशन 2। अब देखो मेरे पास में एक एडिशनल इक्वेशन आई है, तो मेरे पास में एक एडिशनल वेरिएबल भी आ गया है, मैं वहां पे फंस गया। अब मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगी? सोचो।
सर नो स्ट्रिंग स्लिपिंग के वाले से केस में कंस्ट्रेंट क्या होता है? अरे तो सर एक स्लिपिंग सेकंड, नहीं हुई, स्लिपिंग कहाँ हो रही है? मतलब मैंने नहीं सर, तो उसकी वो लेंथ क्या है ना, बांधा कांस्टेंट। हुआ है। यस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो हम बात करेंगे पॉइंट ए की। हम बोलेंगे कि जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इन y डायरेक्शन हैज टू बी 0। बताओ, ये बात सही है? क्योंकि जो पॉइंट ए है वो नीचे नहीं आ सकता ना, नीचे कैसे आएगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल इंक्रीज। तो ग्राउंड फ्रेम में पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं उसी को अब 0 करूंगा। तो अब मैं लगाऊंगा कंस्ट्रेंट। तो ये देखो, कंस्ट्रेंट मैंने लगाया। ये मेरे पास में स्क्वायर शीट है, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस। L/√2। L/√2। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पूरा सिस्टम मेरा किस टाइप से ये करेगा? ये ऐसे करेगा ना, रोटेट करेगा अपना क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन, वो कैसा आएगा? इस लाइन के यहाँ पे आएगा ना, परपेंडिकुलर, अल्फा इंटू L/√2। ये बन जाएगा अल्फा इंटू आर वाला। अब इसके मैंने कंपोनेंट किए दो, एक कंपोनेंट किया वर्टिकल, एक कंपोनेंट किया हॉरिजॉन्टल। मुझे पता है ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है? तो यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा? अल्फा इंटू L/2, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। ये भी अल्फा इंटू L/2। ये तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आ गया। अब अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इन ग्राउंड फ्रेम, यहाँ की तरफ अल्फा इंटू L/2, ऊपर की तरफ भी अल्फा इंटू L/2। अब मैं सेंटर ऑफ मास का इसके अंदर ऐड कर दूंगा। सेंटर ऑफ मास का नीचे की तरफ कितना था? AY। तो बताओ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ AY? सर mg माइनस ml/3 अल्फा। अबे नहीं ना, मतलब इनको इक्वल होना पड़ेगा ना। मुझे पता है कि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 0 होना पड़ेगा। हाँ सर, जो वो वाला था वो हमारी पिछली वाली इक्वेशन का था। वो पहले मैं वो बता रहा था कि फिर इसको इक्वल कर देंगे। हाँ, ये हमारे पास में बन गई है 3 इक्वेशन। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लगाया कि जैसे किया, आई नो कि स्ट्रिंग क्या है, होने दो। तो हमने पहली इक्वेशन लिखी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की। हमने देखा पूरे सिस्टम पे फोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं। तो देखा कि ओनली इन जो अपना वर्टिकल जो डायरेक्शन है बस उसी के अंदर लग रहे हैं। तो हमने सर सेंटर जो ऑफ हमें मास, इस पे अल्फा L/2 हॉरिजॉन्टल में है वो क्या है? वो है ना पॉइंट ए का। तो हॉरिजॉन्टल में भी एक्सप्रेशन होगा, वर्टिकल में भी होगा, दोनों में होगा। पॉइंट ए जो है उसका हॉरिजॉन्टल में भी है, वर्टिकल में भी है। लेकिन क्या उसके हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होने से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेरा चेंज हो रहा है? नहीं। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका हो सकता है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हाँ, सेकंड इक्वेशन हमने अल्फा वाली लिख दी, पता लग गया। थर्ड इक्वेशन आती है कंस्ट्रेंट। मैंने बोला कि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 0 होगा, हॉरिजॉन्टल में हो सकता है बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तुम्हारा y में एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मैंने सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लगाया अल्फा इंटू आर। तो मेरा यहाँ की तरफ आ गया अल्फा इंटू आर, ये वाला। अब इस अल्फा इंटू आर के मैंने कंपोनेंट कर लिए x और y। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में आया वो आया अल्फा इंटू L/2, ये वाला। और सेंटर ऑफ मास कितना था वर्टिकल के अंदर? AY। तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमको ग्राउंड फ्रेम में 0 करना है ना। तो हमने ये कर दिया। तो अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब मुझे बताओ इसके आंसर निकालो जो मैंने तुमसे पूछे थे। अल्फा क्या होगा, टेंशन क्या होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? चलो सॉल्व करो।
सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? अल्फा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से टेंशन और ए वाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तुम्हारे पास में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो सेकंड इक्वेशन से तुम्हारे पास टेंशन आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन से तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सर टेंशन 2/5 mg आया। तो हमारे पास में आता है टेंशन आता है 2/5 mg, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया? अगर टेंशन की वैल्यू ये है 2/5 तो कितना आएगा? 3/5 जी। और हमारे पास में अल्फा क्या बन जाएगा फिर? 2 6g/5 n alpha. 6g/5। ये हमारे पास में आंसर आ जाए। ठीक है। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग लगी होती तो स्ट्रिंग की बजाय, हाँ भाई, अगर इसी क्वेश्चन में स्प्रिंग लगी होती तो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग का टेंशन जो mg/2 है दैट विल नॉट चेंज एट दैट इंस्टेंट। तो वो तो mg/2 ही रहता, तो तुमको कंस्टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि तुमने ऑलरेडी कंस्टेंट लगा दिया। फाइन। हाँ सर। अरे सो रहे हो क्या भाई सब लोग? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं सर, सब सो रहे हैं, सबको क्या चल रहा है? ये अल्फा भी आ रहा है, ये भी आ आधे रहा है। लोग सो रहे हैं, बाकी हाँ वही आधे लोग सो रहे हैं भाई। सर वो चैप्टर तो रोज ही डिफिकल्ट सोते है। हैं कुछ लोग। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन द फिजिक्स। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही है। इसके आगे वाले भी इजी हैं, इसके पहले वाले भी इजी थे, सबसे डिफिकल्ट ही यही। क्या करें, लेकिन वही है, करना तो पड़ेगा ही। सर 12th का तो भी मिला के, हाँ 12th का क्या मिला बोला? के सब मिला के पूरे आईआईटी सिलेबस की जो चीज है उसके अंदर सबसे डिफिकल्ट यही है, रोटेशनल मोशन। चलो सर आगे आते हैं। इसके क्वेश्चंस एडवांस में ही आएंगे या मेंस में भी आते हैं? आते हैं लेकिन उसके अंदर सर आपकी आवाज सर कट गई। आवाज ब्रेक हो रही है। है। और क्या हो? अब जो तुमको क्वेश्चन आया भाई आपकी आवाज सर नहीं समझ रहा कुछ भी। सर कुछ नहीं समझा सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर अभी हैक हो आया। रही थी। हेलो। यस सर। यस अभी आ रही है? प्रॉपरली आ रही है अभी, या फिर अभी भी हाँ ब्रेक सर। होते हैं? सर हाँ ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इतना समझ में आ गया भाई? आगे करूं? सर वो अरे वापस आगे चलूं? बताओ ना, कहाँ है इसके क्वेश्चन? भाई सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यही है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन भी आप बना सकते हो और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, तो फिर क्या है, ठीक है ना। चलो आ गया। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं एनर्जी की। तो इसी के अंदर काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी।
सर इसमें कोई क्वेश्चन में सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या कभी? सूडो फोर्स क्यों लगाना है जब मैं सब कुछ है ना रियल फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्यों सर लगाना है कोई बताओ क्वेश्चन बनता होगा तो पूछ रहा है। भाई। अगर नहीं, सपोज अगर तुम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो पॉइंट ए के रेफरेंस फ्रेम में, तो ठीक है, सूडो सर फोर्स में वापस लगा कट देना फिर। गया बस। तो हमको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। हेलो, हाँ Yes, सर। अभी आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर एक बार सेंटर ऑफ हाँ मास के अलावा कहीं और लेके सॉल्व करके दिखाओ था। नहीं भाई, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो है, क्योंकि हमको उस पॉइंट का एक्सेलरेशन पता ही नहीं है। तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि उसके पास है दो कंपोनेंट है, एक ए एक्स एक ए वाई, और फिर सूडो फोर्स पे लगाओगे, एक ए एक्स में लगाओगे फिर एक ए वाई में लगाओगे। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? तभी तो मैं बार बार एक लाइन बोली थी कि या तो तुम एक ऐसा पॉइंट चूज करो जो कि स्टेशनरी है, या फिर एक ऐसा पॉइंट, या फिर सेंटर ऑफ मास को चूज करो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट में किसी सूडो फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा। तो इसीलिए हम रोटेशन मोशन के अंदर सूडो फोर्स का यूज कम ही करते हैं, सब कुछ अपने इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं। तो इतना पंगा क्यों करना है? अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ Half एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम दो पार्ट के अंदर कर देते हैं डिवाइड। एक तो होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और एक हम बोल देते हैं रोटेशनल। ये बस बोलने के लिए अलग अलग हैं, दोनों होती एक ही चीज है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर ही होती है, जहां पे वी क्या है, वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दैट्स इट। अब वो स्पीड तुमको कैसे कैलकुलेट करनी है, तुम्हारा सिर दर्द है। ठीक है, तो ओके, तो पहले हम बात करते हैं प्योर एनर्जी रोटेशन की। तो काइनेटिक एनर्जी इन प्योर ट्रांसलेशन में करते हैं सपोज। पहले क्या मतलब होता है प्योर ट्रांसलेशन का? व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन मोल है? सर सारे पॉइंट्स एक ऑब्जेक्ट के सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। रोटेशनल पैरामीटर्स जीरो रहते हैं। zero रहेगा। अबे प्योर ट्रांसलेशन क्या मतलब होता है? प्योर ट्रांसलेशन का रोटेशन हो ही नहीं रहा है, मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर सेम ऑफ ऑल मास, ऑल मतलब अपने डीएम मास, ऑल डीएम इन सिस्टम, राइट। सारे के सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर सेम है। तो इस केस के अंदर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो हाफ मैंने लिखा डीएम एक छोटे से मास का इनटू उसका अपने वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बन गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, भाई एक छोटे से पार्टिकल का लिखा फिर इंटीग्रेट कर दिया। देखो हाफ भी कांस्टेंट है, v सारे के सारे पार्टिकल के लिए v सेम है, तो v स्क्वायर, अंदर क्या बच गया dm, तो क्या आ जाएगा हाफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमको आता है, हमने किया हुआ है ये, है ना। अब आगे आते हैं काइनेटिक एनर्जी इन। सर ये स्टेप आपने क्या प्रूव करने के लिए किया है? हाँ सर ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट किया वो क्या प्रूव कर? नहीं डिफरेंशिएट मैंने कहाँ किया, मैंने सिर्फ इतना लिखा है ना कि भाई हमें एक छोटे से मास की एनर्जी पता होती है,
कि उसका मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, तो मैंने लिखा हाफ dm, एक स्मॉल मास एलिमेंट, इनटू उसके स्पीड का स्क्वायर। लेकिन फिर मैंने देखा कि प्योर ट्रांसलेशन के अंदर तो सारे के सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होता है, तो दैट मींस v इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ला सकता हूं ना, यस सर। तो वो बाहर बन गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, हाफ m v स्क्वायर। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं प्योर रोटेशन। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन? सर सारे पॉइंट्स जो मास के हैं वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, राइट। मतलब कि सर्कुलर एक स्टेशनरी पॉइंट है और उसके अबाउट में सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। मतलब ये सपोज मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा स्टेशनरी पॉइंट है। इस पॉइंट के अबाउट में सारे के सारे पार्टिकल क्या, जैसे ये है, ये अपने क्या सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये वाला भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। सारे पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होता है, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगा, राइट। हमने देखा था एंगुलर पैरामीटर सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहते हैं। ओके, हाँ भाई, याद है? ओके, तो चलो, तो हमने एक क्या कर दिया, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया dm, और ये जो अपना dm है, सपोज इसका यहां से जो डिस्टेंस है वो सपोज मैंने बोल दिया r। तो इस पार्टिकल का स्पीड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना ओमेगा इंटू आर, होगा। ये एक हमने dm ले लिया। तो इस छोटे से मास की एनर्जी कितनी आएगी बताओ? छोटी सी जो काइनेटिक एनर्जी है dE, हाफ इसका मास कितना है dm, राइट, इनटू इसका स्पीड कितना है ओमेगा आर का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? यस। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ इनटू ऑब्जेक्ट का मास इनटू उसके स्पीड का स्क्वायर। इसका स्पीड कितना होगा ओमेगा इंटू आर, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट में तुम प्योर रोटेशन कर रहे हो, और इसका वेलोसिटी कितना है इस पॉइंट का जो फिक्स है, 0। ओके, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने कर दिया टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, मेरा कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है ना मेरा। ओमेगा इज क्या था, सर्कुलर पैरामीटर, पूरे ऑब्जेक्ट के लिए ओमेगा सेम ही है। अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। ये क्या होता है, मास इंटू उस मास के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस पॉइंट के अबाउट में, जिस पॉइंट के अबाउट में वो डिस्टेंस है, तो o। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ, ये क्या बन गया i, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो अगर कोई तुमसे ये बोले कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, क्या वो हाफ mv स्क्वायर वाली ही एनर्जी होती है या कुछ ना अलग होती है, तो क्या बोलोगे? सेम ही होता है। सेम ही होती है। वो तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ और आ जाता है, ठीक है, वो कुछ होती नहीं है अलग, वो फॉर्मूला उसका अलग बन जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि प्योर रोटेशन के अंदर पार्टिकल का जो स्पीड है दैट इज r इंटू ओमेगा। तो बस, अब कोई बात नहीं, तो ये भी याद रखना है तुमको कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है प्योर रोटेशन में, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ओके, हाँ भाई, ठीक है। यस। यस सर। चलो सर आगे आते हैं। हाँ, क्या बोल रहे सर हो? थोड़ा थोड़ा सर क्या, स्क्रॉल। स्क्रॉल अप, ओके, यहाँ तक। हाँ सर, हो गया।
अब सपोज पार्टिकल तुम्हारा रोटेशन भी हो रहा है और वो चल भी रहा है, डन सर। जैसे जैसे जो हमने क्वेश्चन किए थे ना, कौन से, ये वाला, जैसे ये था, इसके अंदर पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों। देखो ना, जो सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो इस केस के अंदर जो एनर्जी है वो क्या बन जाती है, चलो वो देखते हैं। ठीक है, इसमें जो मेरा आई है वो क्या है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलो पहले इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर करते हैं। चलो सपोज एग्जांपल, सपोज एक रॉड है, इसको मैंने ऐसे यहां से हैंग किया हुआ था, मास m लेंथ l, और सपोज इसको मैंने छोड़ दिया, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, रॉड है ना नीचे आएगा। हाँ, सपोज पहले इसको मैंने ऐसे हिंज किया हुआ था और ये स्प्रिंग है, तो मैंने बोला कि एट t इक्वल टू 0 स्प्रिंग इज कट। ठीक है, तो मुझसे पूछा है फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड becomes vertical and force applied by hinge। ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या कैसे करेंगे, खुद ट्राई करो। तो वो जूम कॉल कर, क्या हुआ, कुछ नहीं सर, समझ आ गया। हाँ तो इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर। सर ओमेगा अंडर रूट ऑफ 6g/l आया। कैसे आया, क्या किया, सर जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल Yes. पोटेंशियल एनर्जी mgl हो जाएगा Yes. और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैंने इसको छोड़ दिया तो ये क्या हुआ, नीचे आएगा। तो पहले ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, ये हिंज किया हुआ है, सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे है, बाद में घूमता 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 यहाँ पे आ जाएगा। जब ये रोड मेरा वर्टिकल हो जाएगा ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया और ये यहाँ की तरफ घूम रहा है, तो यहाँ की तरफ आएगा ना ओमेगा, इसके पास में आ गया। तो अब देखो तुम लगाओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो बताओ कि रोड के ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस, 1 और 2। सर दो, एक तो हिंज का और एक mg फोर्स जो एक कहते हैं अपना हिंज फोर्स लग रहा है, एक mg फोर्स लग रहा है, लेकिन हिंज फोर्स का वर्क डन विल बी 0। क्यों, जिस पॉइंट पे हिंज फोर्स लगा रही है उस पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा ना, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, ये तो यहाँ पे ही है पूरा।
तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय हिंज फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रॉड का प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन होता है तो क्या होता है, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया O, तो हाफ I अबाउट O इंटू ओमेगा स्क्वायर। वर्क डन बाय हिंज क्या आएगा, 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे हिंज फोर्स लगा रही है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, ये पहले यहां था फिर यहां पे आ गया, mg इंटू L/2 इक्वल टू हाफ I अबाउट O, एक रॉड है जिसके एंड पॉइंट से निकलने वाले एक्सिस के अबाउट में ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या बन जाएगा, m कैंसिल, l कैंसिल, 2 कैंसिल, 3g/l का रूट। या सर यहाँ पे आई ओ क्यों लिया? ऊपर जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तो इसमें ये आया था ना, आई क्या आया था, आई dm इंटू आर स्क्वायर, उसमें आर क्या था, जिस पॉइंट के अबाउट में हिंज है उस पॉइंट से डिस्टेंस ना, तो जिस पॉइंट के अबाउट में हिंज है उसी के अबाउट आया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके हाँ dm इंटू आर स्क्वायर, तो जिस पॉइंट के अबाउट में हिंज है उसके अबाउट के अंदर मैंने लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझसे क्या पूछा सेकंड पॉइंट, फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज, सर एफबीडी जब वो बना लेंगे, वर्टिकल हो गया है, mg हो गया, ऊपर हिंज फोर्स हो अब जाएगा और एफबीडी बनाएंगे। वो तो ये सूडो देखो, फोर्स लगा देंगे m ओमेगा स्क्वायर आवर। नहीं नहीं सूडो फोर्स क्यों लगाना, देखो मतलब सर उसका ये रिजल्टेंट तुम्हारा, भी निकाल सकते हैं। हाँ यार ये हमारे पास में mg लग रहा है, सेंटर ऑफ मास का यहाँ की तरफ तुमको दिया हुआ है ना वेलोसिटी, कितना आएगा वेलोसिटी उसका, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा इंटू L/2, क्योंकि L/2 इस पे है ना, डिस्टेंस पे है ये यहां से, तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी, अरे बताओ बताओ, रूट 3g/, क्या आएगा, सर रूट 3gl/4 आ जाएगा। रूट 3gl/4, ये बन गया सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, वो भी यहाँ की तरफ है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो देखो ना इस पॉइंट के अबाउट में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम बोलते हैं v²/r। तो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो हिंज भी कहाँ फोर्स लगाएगी, ऊपर, सपोज वो लगा दिया n, तो n माइनस mg, ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन क्या होता है v²/r, तो 3gl/4 अपॉन l, तो नॉर्मल की वैल्यू बन जाएगी mg प्लस 3/4 mg, तो 7/4 mg, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, सर R L/2 लेंगे ना? हाँ L/2 है ना, क्योंकि जिस पॉइंट से हिंज किया हुआ है वहां से उसका डिस्टेंस कितना है, L/2। सर आपने वो नीचे से पहले लिया शायद, कहाँ लिया है मैंने L, -mg is equal to, अच्छा हाँ 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 हाँ, n माइनस mg mv²/r, तो r/2 का फैक्टर आएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 6 है ना, यस 6 बन जाएगा ना, 6 तो क्या बन जाएगा 6 तो 10, तो कितना बन जाएगा 5/2 mg ऊपर की तरफ, mv²/r। हाँ बोलो, होता है वो हर बार इनर्शिया को हिंज में ऐसे रोटेशन में, क्या बोल रहे हो, आई नॉट होता है जो इनर्शिया को हर बार वो किसी पॉइंट से रोटेशन हो रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट में रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो ना, जब मैंने ये किया है डेरिवेशन किया है, तो
क्या इस पॉइंट को मैंने कुछ अपने एज्यूम किया था? नहीं, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट में हो रहा है ना। देखो, इस पॉइंट से मास और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस r, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस एक्सिस से डिस्टेंस है r, उसी एक्सिस के अबाउट में आ रहा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तुम बोल सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन वर्ड याद रखना, तो जिस पॉइंट के अबाउट में रोटेशन हो रहा है उसी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा होगा, जैसे कि तुम्हारे कार का टायर व्हील, वो आगे भी जा रहा है और क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है। तो उस केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, उसमें अलग फॉर्मूला आएगा। ठीक है? हाँ, तो अभी के लिए बताओ आज कौन कौन से क्वेश्चन करोगे भाई? और पहले ये बताओ भाई, क्वेश्चन करते हो कि नहीं करते हो? मेरे को लगता तो नहीं है तुम कुछ पूछते ही नहीं हो। सर थोड़े बहुत की है। सेक्शन एफ करना है। सेक्शन एफ के अंदर जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने पीडीएफ दिया है उसके अंदर का सेक्शन एफ, उसके अंदर क्वेश्चन है प्योर एंड रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी वाले। सर मुझे एक्चुअली ग्रुप पर वो पीडीएफ मिली नहीं, तो फिर मैं एचसीवी से ही कर रहा था। आप ये वाली पीडीएफ वापस भेज सकते हैं क्या सीओड्स वाले ग्रुप पर, नॉन इंटीग्रेटेड सीओड्स? सर ये एक्सरसाइज करके ठीक। जो है वही। हाँ, 2 एक्सरसाइज 2 में सेक्शन एफ, ठीक है, उसके अंदर देखो, अभी मैं ना फिर से डाल रहा हूँ उसके ऊपर, नॉन एंटी वाले पे डाला है अभी मैंने। इसका आंसर की दूंगा, ठीक है? तो अभी तुमको सेक्शन करने हैं दोनों भाई। सर हम थाने वाले ग्रुप में भी भेज दें। अरे मैंने उस पर डाल दिया, कहाँ पे? थाने वाला कहाँ है? अरे तो एक बात बताओ, जब मैं कुछ पीडीएफ में डालता हूँ ग्रुप पे, तुम क्या करते हो उनका? हाँ हाँ मनीष, स्टार करता हूँ। नहीं स्टार नहीं करना होता है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, अपने पीसी फोन में कोई फोल्डर बनाओ और उसमें सेव करके रखो। यार व्हाट्सएप कब तक चलेगा? तुम कब तक अपने स्टार को देखते रहोगे? सर डाउनलोड भी करता हूँ, स्टार भी करता हूँ। हाँ हाँ, डाउनलोड करके अलग से एक फोल्डर बना के रखो, उसके अंदर हेडिंग डाल के उसका कि ये रोटेशन का एक्सरसाइज है, ये केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है। भाई व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप में कब तक देखते रहोगे यार? वही हाँ। सर बहुत बार मेरा delete हो क्लाउड जाता स्टोरेज है। तो भर चुका है सर। तो वही तो कह रहा हूँ ना भाई, कंप्यूटर कुछ वगैरह उसके ऊपर रखो। अगर और भी अच्छी चीज करनी है तो प्रिंट आउट लेके रखो घर पे, उसका हार्ड कॉपी रहेगी तो अच्छा है ना। सर आपने इस चैप्टर का एक ही भेजा है ना? इसके मैंने 2 भेजे हैं, एक थ्योरी और एक एक्सरसाइज। हाँ एक्सरसाइज वाला एक ही है ना, उसी का बता हाँ रहे। हाँ, एक एक्सरसाइज एक थ्योरी है। तो पहले जो थ्योरी है उसको भी पढ़ना, एक्सरसाइज भी करना, एससीवी भी करना। उसके बाद में अगर तुम्हारे पास में बच जाए टाइम तो तुमको बुकलेट दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करना। ठीक है, चलो बाय बाय, इतना ही करेंगे बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।